हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का वीडियो हमारा बेसिकली डेटाबेस कनेक्शन के ऊपर है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने एमवीसी कोर प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग कोड फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, तो कोड फर्स्ट अप्रोच में आपका जो डेटाबेस है बेसिकली वो खुद से क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए आपको सिर्फ कोड लिखने की ज़रूरत पड़ती है। कोड हम कैसे लिखते हैं मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मॉडल ऐड कर लेते हैं जो आपका क्लास में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो मॉडल फोल्डर पे आता है आपका प्रोजेक्ट है कोड फर्स्ट अप्रोच। बेसिकली कोर 6 को यूज़ करके क्रिएट किया गया है ये। ठीक है, ओके, तो हम चलते हैं क्लास में। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और लाइक और शेयर भी कर दें मेरे वीडियो को। और कोई भी कुछ इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे हम मॉडल क्लास का नेम जो है वो हम दे देते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, EMP डाल देते हैं, ओके कर देते हैं। और जो वीडियो है बेसिकली मैं इसमें स्टोर प्रोसीजर को भी यूज़ करना सिखाऊंगा आपको कि कैसे आप कोर के अंदर स्टोर प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक क्लास ऐड करेंगे। तो आपका जो बेसिकली जो क्लास है जो आप टेबल में कन्वर्ट करेंगे वो क्रिएट हो चुका है। अब हम एक स्टोर प्रोसीजर के लिए कोई क्लास ऐड कर लेते हैं। ऐड, गो टू क्लास एंड सिलेक्ट इट। SP गेट EMP। तो आप कुछ भी नाम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और जो स्टोर प्रोसीजर्स बना रहे हैं आप उसको मॉडल्स अलग रखें तो अच्छा है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट जल्दी करने के लिए बेसिकली एक में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो जो मॉडल होगा वो आपको अलग रखना है और स्टोर प्रोसीजर आपको अलग रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने स्टोर प्रोसीजर में चलते हैं। स्टोर प्रोसीजर में हम जो उसके टेबल्स के अंदर जो भी हमारे कॉलम्स होते हैं, आई मीन डेटा रखने के लिए फील्ड्स होते हैं, वो हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं। पब्लिक इंट ID। तो जो जो कॉलम्स आप जो मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी बना रहे हो वो आपके बेसिकली टेबल के फील्ड्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ID है वो हमारा गेट सेट प्रॉपर्टी है, उसको हम लिख देते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे ID लिखा है, जो ID है वो ऑटोमेटिकली आपके जो टेबल है उसमें जाके ये प्राइमरी की के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ID नहीं लिखते, कुछ और लिखते जैसे कि एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय कस्टमर ID, देन आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आप की यूज़ करें। जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा ऐसे अनोटेशंस यूज़ करके स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, आप यहाँ पे की लिख देंगे। तो जो आपका जो ID वाला सेक्शन है, जो भी है फर्स्ट जिसके ऊपर की लिखेंगे वो बेसिकली आपका प्राइमरी की बन जाएगा। यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे इसके जो रेफरेंसेस है वो ऐड करने पड़ेंगे। तो इसका जो रेफरेंसेस है वो डेटा नोटेशन के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, होवर करेंगे तो आपको क्विक वो करने का आएगा। यहाँ पे आप डेटा नोटेशन को इन की लाइब्रेरी को यूज़ कर ले। ठीक है, इस तरह आप किसी भी कॉलम को की के थ्रू उसको प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको मान लो कुछ और की डालने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पब्लिक स्ट्रिंग डालता हूँ। स्ट्रिंग में मैं क्या डाल देता हूँ, नेम। नेम, ठीक है, अब इसकी गेट सेट प्रॉपर्टी कर देते हैं हम इस तरीके से। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास कि आपका जो कॉलम बनेगा टेबल के अंदर वो नल होगा, मतलब उसमें नल डेटा आ सकते हैं या नहीं आ सकते, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो हम यहाँ पे जो नेम है उसमें नल वैल्यूज़ नहीं डालेंगे तो उसको हम एज इट इज़ ऐसे छोड़ देंगे, और उसको यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि अभी तो यहाँ पे स्ट्रिंग है बेसिकली। ठीक है,
लेकिन अगर जो टेबल में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे तो स्ट्रिंग होता नहीं डेटाबेस में, तो वहाँ पे क्या होता है, वैर होता है, एन वैर होता है। अगर यहाँ पे कुछ चेंज ना करे, साइज़ ना बताए, तो टेबल में जाके ये एन वैर के फॉर्म में मैक्स जो उसका साइज़ होगा उसमें जाके कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो हम कैसे मेंशन करते हैं, वो हमारा डेटा नोटेशन में आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम, कॉलम के बाद हम यहाँ पे इसका जो टाइप नेम होगा वो लिखेंगे। एक मिनट, कॉलम, कॉलम के बाद हमें ब्रैकेट स्टार्ट करना है। इसके बाद हम लिखेंगे टाइप, टाइप नेम ये रहा, इक्वल्स टू, किस टाइप का होगा ये, वैर कैर टाइप का होगा, ठीक है। और वैर कैर कितने साइज़ का देंगे हम, 100, ठीक है। इसको डबल कोट में डाल देते हैं, ठीक है। इस तरह आप अपने टेबल के जो भी कॉलम्स होंगे उसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें कन्वर्ट होगा। जैसे कि डेट टाइम है तो डेट टाइम लिखेंगे, इंट है तो इंट में लिख सकते हैं। इंट तो इंट में कन्वर्ट होता है, स्ट्रिंग नहीं होता। अब जैसे कि यहाँ पे हम डबल यूज़ करते हैं, लेकिन डबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक आपको मैं दिखा देता हूँ कि नल वैल्यू कैसे भेज सकते हैं। ये तो हमारा कंपलसरी फिक्स हो गया। आप इसके ऊपर रिक्वायर्ड लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड का मतलब ही होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख दिया तो ये फील्ड जो है कंपलसरी हो गया, रिक्वायर्ड फील्ड हो गया, मतलब इसको फिल करना ही पड़ेगा, बिना फिल करे डेटा आपका नहीं जा सकता आगे, ठीक है। इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी बना लेते हैं सेम, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या भेजना है, प्राइस भेजना है। अब जो प्राइस है वो डबल में होता है, पॉइंट में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। तो यहाँ पे सॉरी, जो यहाँ पे जो हम सी शार्प में तो डेसिमल होता है, लेकिन वहाँ पे हमें बताना पड़ेगा जो डेसिमल है। सी शार्प में भी डेसिमल होता है, आई मीन टू से, और जो हमारा टेबल है एसक्यूएल सर्वर है उसमें भी डेसिमल होता है, लेकिन डेसिमल में बताना पड़ेगा कि कितने डेसिमल तक ले, उसका साइज़ कितना हो, कितनी वैल्यूज़ आए उसके अंदर, तो वो सब हमें बताना पड़ेगा। तो उसको बताने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे डेसिमल, जो है ये 10 तक जाएगा इसका डिजिट, और जो पॉइंट के बाद डिजिट होंगे वो 2 रहेंगे, ठीक है। तो मतलब 8 डिजिट पॉइंट के पहले और 2 डिजिट पॉइंट के बाद, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको बना देते हैं कि ये नेगेटिव रह सकता है। इसको अगर हम क्वेश्चन मार्क डाल दें ऐसे, तो इट मीन्स कि नल वैल्यू उसके अंदर हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे नल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए हम अलग से एक और बना देते हैं, ठीक है। एंटर एंड पेस्ट। यहाँ पे वैरकर 100 है, यहाँ पे नेम की जगह हम क्या लिख लेते हैं, ईमेल, ठीक है। तो ईमेल जो है वो कंपलसरी नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि ये नल वैल्यूज़ के अंदर फिल हो सकता है। तो आपका जो टेबल स्ट्रक्चर है बेसिकली वो क्रिएट हो गया है कोड के थ्रू। उसको हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे, उससे पहले हम अपना स्टोर प्रोसीजर के लिए भी बना लेते हैं। स्टोर प्रोसीजर में जो डेटा आएगा वो हम इसी टेबल से गेट करेंगे, तो एज इट इज़ हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सेम सेम यूज़ करें ताकि हमें वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको अंडरस्टैंड ईजिली हो जाए, ठीक है। पूरे के पूरे को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ पे, इसको एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब है कि जो भी डेटा हमारा स्टोर प्रोसीजर रिटर्न करेगा ना, वो किस फॉर्मेट में आएगा, उसके जो कॉलम्स है वो नेम हम यहाँ पे डालें। तो आई मीन जो स्टोर प्रोसीजर वो सारे के सारे डेटा रिटर्न करेगा, तो हमने सारे के सारे नेम्स लिख दिए। और जो नेम्स है वो एज इट इज़ आपके जो स्टोर प्रोसीजर जो रिटर्न कर रहा है कॉलम्स, उसके नेम से मैच करने से, नहीं तो एरर आएगा इस पर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमने टेबल और के लिए टेबल क्रिएट कर लिया कोड के थ्रू, और एक एसपी क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्ट्रिंग लिखनी है। स्ट्रिंग में क्या करेंगे हम, बेसिकली डेटाबेस का वो लिखेंगे। तो डेटाबेस का कोड कहाँ लिखा जाता है, जेसन के अंदर, ठीक है। तो जेसन के अंदर आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं समझाया, तो जेसन के अंदर हम स्ट्रिंग लिखते हैं और कहीं नहीं लिखते, ताकि हमारे सिक्योरिटी लेवल को कोई इशू ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लॉगिन है। लॉगिन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक डबल कोट। डबल कोट में ऑप्शन आ जाएगा आपका, क्या लिखना चाहते हो आप, कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग में ये हो गया आपका, इसके अंदर आप डबल कोट लिखोगे और कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम कौन नेम हम लिख देते हैं। इसके बाद आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का पूरा डेटा यहाँ पे देना पड़ेगा। कौन स्ट्रिंग हो गया, कौन स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे हमारा क्या लगता है, कॉलन, देन कॉलन का सेमी कॉलन, सेमी कॉलन के बाद हमें यहाँ पे लिखना है सर्वर। सर्वर का नेम लिखना है हमें। सर्वर का नेम हमारा कहाँ से आएगा, एसक्यूएल से आएगा। यहाँ पे अभी आपका
जैसे कि डेटाबेस है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोड फर्स्ट अप्रोच से कोई भी टेबल नहीं, डेटाबेस नहीं है, वो हम क्रिएट करेंगे उसके थ्रू। तो हमें क्या चाहिए बेसिकली, अभी हमें कनेक्शन स्ट्रिंग का सर्वर चाहिए। तो सर्वर नेम यहाँ पे दिख रहा है, सर्वर को हम कॉपी कर लेते हैं, कनेक्ट करते हैं पहले। ये हमारा सर्वर नेम है, इसको कॉपी कर लेंगे, वापस चलेंगे एंड देन इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सर्वर नेम हमने पेस्ट कर दिया। सर्वर के बाद हमें क्या बताना है, डेटाबेस बताना है, इसके अंदर ही चलना है अभी हमें। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं, फिर यहाँ पे आएगा डेटाबेस। डेटाबेस तो आपका कुछ है नहीं, हमें यहाँ पे बताना है, हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोड फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा सर्वर हो गया, डेटाबेस हो गया। इसके बाद हमें यूज़र भी तो बताना है, यूज़र कौन सा है। तो यूज़र बताने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे SA। इसके बाद हमारा पासवर्ड क्या था वो भी लिखना पड़ेगा। तो पासवर्ड था हमारा 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको लिखना है ट्रस्टेड कनेक्शन। ट्रस्टेड कनेक्शन के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा इसी के अंदर ट्रस्टेड USTD ट्रस्टेड। ट्रस्टेड के बाद कनेक्शन, जिसको हम करेंगे ट्रू। ठीक, इसके बाद हमें अब कुछ एंटिटी फ्रेमवर्क्स की लाइब्रेरी को पहले ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू हम अपना टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें उसकी लाइब्रेरीज़ को ऐड करना पड़ेगा। वो हम कहाँ ऐड करेंगे, डिपेंडेंसीज़ के अंदर। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, मैनेज नुगेट पैकेजेस पे चलेंगे। यहाँ पे हम ब्राउज में चलेंगे, ब्राउज में हम लिखेंगे एंड ये तीनों चीज़ें हमें ऐड करनी है। तो पहले हम एसक्यूएल सर्वर ऐड कर लेते हैं। पहले से आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा। तो हमें माइक्रोसॉफ्ट का ऐड करना है, तो हमारे पास यही है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 7 है, तो ये 7 कोर के लिए कंपैटिबल है। इसमें भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें आगे कोई कॉन्फ्लिक्शन ना हो, इसलिए हम जो हमारा कोर है उसी के वर्जन को हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो गया आपका। इसके बाद हमें इंस्टॉल करना है क्या, टूल पर चलते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं, डिज़ाइन और टूल दोनों करना, तो डिज़ाइन टूल कर लेते हैं, फिर डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इसका लेटेस्ट वर्जन तो करना नहीं है हमें, 6th वर्जन ही करना है एज पर आवर कोर वर्जन। एक्सेप्टेड। ये तीनों लाइब्रेरी हमें एंटिटी फ्रेमवर्क में हेल्प करते, तो हमें तीनों ही करने पड़ते हैं इंस्टॉल इसके अंदर। तो आप कर लेना। तो आपका टूल जो है वो इंस्टॉल हो गया। अब हमें क्या करना है, डिज़ाइन वाला सेक्शन इंस्टॉल करना है। आई मीन तो डिज़ाइन वाला नुगेट पैकेज, उसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं द वर्जन ऑफ 6। एक्सेप्टेड। ये भी हो गया हमारा नुगेट पैकेजेस। तो अब हम कहाँ चलते हैं, अपने जो हमारा मेन वाला सेक्शन है ना, वहाँ चलते हैं। तो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग दे दिया है। इसके बाद अब हमारा जो काम था ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया इस कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ यहाँ का। ठीक है, हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। अब हम यहाँ पे एक दोबारा से एक मॉडल पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, DB कंटेक्स्ट क्लास, जिसके अंदर हम अपने इसको रजिस्टर करेंगे, अपने क्लासेस को, आई मीन टू से मॉडल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं, सिंपल एक क्लास होता है, यहाँ पे हम DB कंटेक्स्ट को इनहाइट करते हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, ओके। तो हमारा जैसे ये ओपन होता है, हम यहाँ पे एक DB कंटेक्स्ट क्लास ऐड कर लेते हैं। DB कंटेक्स्ट क्लास बेसिकली क्लास के नेम के सेम ही होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो वैसे, जैसे कि कोड फर्स्ट, यहाँ पे कंटेक्स्ट। ठीक है, एंड देन यू कैन एड इट। हाँ, तो जो आपका एक क्लास है वो ऐड हो गया है। अब हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा सेम। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर चलते हैं पहले। इसमें हमें लिखना पड़ेगा पब्लिक सेम कंस्ट्रक्शन। इससे पहले हमें यहाँ पे एक क्लास इनहेरिट करनी है, DB कंटेक्स्ट क्लास, DB कंटेक्स्ट को इनहेरिट करना है। ठीक है, ये हमारा इनहेरिट हो गया। इसके बाद अब हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इसके अंदर अब हम लिखते हैं, जैसे कि हमारा क्लास नेम के बाद हम DB कंटेक्स्ट ऑप्शन लिखेंगे, DB कंटेक्स्ट ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर आपका जो क्लास नेम है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा कोड फर्स्ट
कंटेंट सॉरी कंटेक्स्ट। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे एक ऑप्शंस आ जाएगा, ऑप्शंस, ठीक है। अब ऑप्शंस के बाद आपका यहाँ पे एक आएगा कॉलन बेस। यहाँ पे हम बेस क्लास को बेसिकली कॉल कर रहे हैं। जब भी बेस क्लास जो होता है वो बेसिकली आपका मेन क्लास होता है, जैसे कि वीबी कंटेक्स्ट हमारा मेन क्लास है, उसको इसके अंदर हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपने कंटेक्स्ट क्लास का जो बेस क्लास था वीबी कंटेक्स्ट, उसको आपने कॉल कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो दो क्लासेस बनाई हैं उसको यहाँ पे उसको लिखना पड़ेगा इमेंटू से, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पब्लिक वर्चुअल, यहाँ पे हम डीबी सेट में ऐड करते हैं। जो भी आपके मॉडल्स होते हैं उन सबको हम डीबी सेट में ऐड करेंगे। डीबी सेट एक क्लास टाइप का चीज़ होता है, इसके अंदर हमें क्लास बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्लास था वो क्या था, बेसिकली EMP था, ठीक है। जो इसका नेम होता है वो हमेशा प्लूरल में रखते ताकि हमें आगे इशू ना हो पता करने में बेसिकली है क्या, ठीक है। इसको इक्वल्स टू हम नल कर देते हैं, मतलब नल भी आ सकता है नहीं भी आ सकता, तो नल आएगा तो भी कुछ इशू ना आ रहा है, इसलिए हम इसको नल कर देते हैं। नहीं आएगा तो नल तो चलेगा इसका, नॉट नल, नॉट नॉल, सॉरी नॉट नल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेम हम अपने जो हमारा स्टोर प्रोसीजर है उसके लिए भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे पब्लिक वर्चुअल के बाद डीबी सेट्स नहीं, डीबी सेट हमारा बेसिकली, इसके अंदर हमारा था SP गेट एम्प्लॉय। इसका भी हम एक रूलर नेम यहाँ पे लिख लेंगे, जैसा कि ऑप्शन में दिखाई रहा है हमें ये, ठीक है। तो इसके बाद हम ये कर देते हैं और हमारा काम ख़त्म। ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है कि जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे ना, मैप माइग्रेशन बनाएंगे तो दोनों को क्रिएट कर देगा एज अ टेबल। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि जो हमारा नीचे वाला सेक्शन है वो हमारा वो स्टोर प्रोसीजर है, तो उसका हमें टेबल नहीं बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट मैप्ड, तो ऊपर वाले का टेल बनेगा, नीचे वाले का कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। नॉट मैप्ड इज कंपलसरी, देन यू डोंट क्रिएट अ टेबल इनसाइड द एसक्यूएल सर्वर, ओके। तो जितने भी टेबल्स आपको ऐड करना है वो ऐसे कर लो, इसको आपको टेबल क्रिएट नहीं करना, स्टोर प्रोसीजर है उसको आप नोट मैप करके कर सकते हो, ठीक है। तो आपका इतना काम ख़त्म हो गया है। अब हमें क्या करना है, कनेक्शन को क्रिएट करना है। कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम पैकेज कंसोल मैनेजर में चलते हैं, जैसे कि मैनेजर कंसोल। यहाँ पे आपको लिखना है ऐड माइग्रेशन का नेम कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे कि कुछ ऐड हो रहा है, कुछ टेबल ऐड हो रहा है तो टेबल का नाम लिख सकते हो, कॉलम ऐड हो तो कॉलम का नाम लिख सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन एंटर। इसमें कुछ इशू आ गया है, शायद इसको हमने रजिस्टर्ड सर्विसेज का क्रिएट नहीं किया, तो शायद उसकी वजह से कुछ इशू है। तो इसको हम इसका जो सर्विस है वो क्रिएट कर लेते हैं प्रोग्राम्स फाइल में जाके, ठीक है। सर्विस हमें कहाँ क्रिएट करना है, जो हमारा बिल्ड होता है उसके अंदर। यहाँ पे हमें कनेक्शन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BUILDER बिल्डर डॉट, सॉरी यहाँ पे पहले हमें वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, where provider equals to builder, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, builder डॉट सर्विसेज डॉट बिल्ड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये मल्टीपल जो हम सर्विसेज मल्टीपल कनेक्शन यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़फुल रहता है कि हम अलग अलग इसको यूज़ कर लें, नहीं तो आप इसको एक लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। बार बार एक चीज़ बताएंगे तो क्या कहते हैं, बार बार एक चीज़ बताने पर हमारा जो वीडियो का लेंथ है वो बढ़ जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सकता फटाफट हम कर लेते हैं प्रोवाइडर, सॉरी ऊपर वाला जो प्रोवाइडर है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रोवाइडर डॉट गेट इन्फो
रिक्वायर्ड सर्विसेज एंड कनेक्शन हमारा हो गया। इसके बाद हमें क्या ऐड करना है, एक लाइन और ऐड करने में हम कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम डालेंगे, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड db context। यहाँ पे हमारा db context का नेम क्या था, नेम यहाँ पे कोड फर्स्ट कंटेक्स्ट। ठीक है, कोड फर्स्ट कंटेक्स्ट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है आगे, कोड फर्स्ट कंटेक्स्ट हमें बताना पड़ेगा सर्विस हम कौन सा एसक्यूएल सर्वर ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो आइटम के बाद हम यहाँ पे ये साइन यूज़ करेंगे, फिर आइटम डॉट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम एसक्यूएल सर्वर को जो हमारे एंटिटी कोर के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद इसके ब्रैकेट में हम लिखते हैं कॉन्फ़िग डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग में हम यहाँ पे नेम डालेंगे जो हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम होगा, ये वाला कॉन नेम, डबल कोट में ही आएगा कॉन नेम। ठीक है, तो ये आपका जो सेक्शन था इसको हमने रजिस्टर कर लिया, मीन से एसक्यूएल सर्विस को रजिस्टर कर लिया है। इसके बाद हमारा इस सेक्शन में काम ख़त्म हो जाता है, तो इसको हम सेव करते हैं और आगे चलते हैं। इसको दोबारा से हम एक बार माइग्रेशन क्रिएट करते हैं। अब शायद ये क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, इसको छोड़ते हैं, हम एक बार यहाँ पे सेकंड लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ जैसे कि आप देख सकते हैं माइग्रेशन आपका क्रिएट हो गया। ये माइग्रेशन का पेज जो है अब ऑटोमेटिकली खुल के आ जाता है। इसके अंदर बेसिकली वो सब चीज़ें बताई जाती है जो आप इतने टेबल्स को ऐड करते हैं, वो सब दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने नेम आईडी यूज़ किया था, आईडी नलेबल है, डेटा टाइप है, यहाँ पे नेम था, नेम स्ट्रिंग था जो कि वैरकर में जाएगा, नलेबल है, ये भी नलेबल जो है फॉल्स है, इसका नलेबल ट्रू है, तो मतलब इसमें नल वैल्यू आ सकता है ईमेल के अंदर से, मैंने अपने ऊपर डिफाइन किया था। और यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो हमारा आईडी है। सेम एज इट इज़ वही, जितने आप टेबल्स क्रिएट करेंगे उतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, आपने माइग्रेशन क्रिएट कर लिया। माइग्रेशन क्रिएट का मतलब ये नहीं होता कि आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो गया। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट डेटाबेस। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपका डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो बिल्ड स्टार्टेड हुआ है, तो आपका जो डेटाबेस वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आता है, यहाँ पे अभी कुछ दिखा नहीं रहा, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं राइट क्लिक करके, फिर रिफ्रेश करते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड फर्स्ट अप्रोच से जो हमने डेटाबेस किया था वो भी आ गया है। इसको हम एक्सपेंड करके मैं आपको इसका टेबल दिखा देता हूँ। टेबल दिखाने से पहले आपको बता दूँ कि हमने वहाँ पे जो नोट मैप लिखा था उसमें वो इसको एस पी के लिए था। एस पी बेसिकली जो कोर जो है वो एस पी को ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं करता, वो आपको मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो चाहे आप डीबी फर्स्ट अप्रोच यूज़ कर लो या कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ कर लो, कोर के अंदर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल अभी तक। तो इसलिए हमें जो भी स्टोर प्रोसीजर्स हैं वो हमें मैनुअली क्रिएट करने पड़ते हैं और उसको मैनुअली मैप करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि एम्प्लॉय आ गया और शायद यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर का ये भी आ गया था, तो इसको हमें देखना पड़ेगा क्यों आया ये। और सो है ये नोट मैप थोड़ा इशू हो गया है। नोट मैप जो बेसिकली एक मॉडल क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ को ये करता है डिसेबल, कि उसके प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट नहीं करना। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा एक और मेथड जिसके अंदर हम इग्नोर करेंगे अपने एसपी के प्रोसीजर को। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद लिखते हैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड ओवरराइड वॉइड और मॉडल क्रिएटिंग। इसके अंदर हम मेथड पास करेंगे मॉडल बिल्डर एक ऑब्जेक्ट बना देंगे उसका। ठीक है, अब इसके अंदर आपको इग्नोर करना है अपने यहाँ पर डबल ब्रैकेट लग गया। इसके अंदर आपको जो मॉडल मैप नहीं करना डेटाबेस में उसको हम इग्नोर कर देंगे। मॉडल बिल्डर डॉट इग्नोर। इसके अंदर आपका जो मॉडल है वो लिख देंगे एसपी गेट एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब जब भी हम माइग्रेशन क्रिएट करेंगे उस टाइम इसको ये मैप नहीं करेगा। ठीक, ओके।
तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको एक बार और ले चलता हूँ यहाँ पे। इस डेटाबेस को जो है हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे चलते हैं डिलीट इट। तब तक यहाँ पे आता है हम माइग्रेशन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। माइग्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा जब भी हमें डेटाबेस अपडेट करना है। तो यहाँ पे जो माइग्रेशन है वो बेसिकली थर्ड टाइम है ये। जो हमारा स्टोर प्रोसीजर यूज़ करने का जो प्रोसेस है थोड़ा लॉन्ग है नेटिव फ्रेमवर्क के अंदर, इसलिए जो डेवलपर्स है इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। जो स्टोर प्रोसीजर बेसिकली जब हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूज़ करना होता है तब हम एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर स्टोर प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं, नहीं तो हम सिंपल जो हमारा वो लिंक का कमांड्स है उसको हम यूज़ करते हैं। वो हमारे कोड के लिए बेनिफिशियल होता है, M2 से अच्छा होता है, शॉर्ट होता है, और आगे जो भी हमारा डेटाबेस होता है उसके साथ वो यूज हो जाता है। तो अगर हम फ्यूचर में डेटाबेस चेंज भी करते हैं तो लिंक के कोड हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, इसलिए हम लिंक ईजिली यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम टेबल को जो है वो अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे जो बेसिकली मैसेज शो कर रहा है वो आपका जो स्टोर प्रोसीजर का टेबल गलती से क्रिएट हो गया था उसको डिलीट कर रहा है बेसिकली, ठीक है, तो इसलिए शो कर रहा है। हाँ, जो आपका डेटाबेस वो क्रिएट हो गया। फटाफट में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं डेटाबेस के ऊपर एंड देन इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच का डेटाबेस दोबारा से आ गया है। इसके अंदर टेबल्स हैं। आप टेबल्स में आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही टेबल आया है हमारे अंदर जो एम्प्लॉय का है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर प्रोसीजर को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई भी स्टोर प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है जस्ट बिकॉज हमें एंटिटी फ्रेमवर्क में अपने स्टोर प्रोसीजर्स को मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं स्टोर प्रोसीजर कोई भी नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, आपको उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा क्योंकि डेटा फैच करके मुझे आपको शो करना है। तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डेटाबेस टेबल का स्ट्रक्चर। टेबल का स्ट्रक्चर में हमें कुछ एक दो डेटा इंसर्ट कर लेते हैं ताकि मैं आपको जब स्टोर प्रोसीजर डेटा गेट करूँगा तो आपको दिखा सकूँ, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू AMP वैल्यूज़। वैल्यूज़ में हमें क्या डालना है, फर्स्ट नेम डालना है तो ABC डाल देते हैं, कोमा प्राइस में हम क्या डालेंगे, प्राइस हमारा डेसिमल है तो उसको हम डाल देते हैं 200.00, ठीक है, एंड देन कोमा, फिर ईमेल डालना है। ईमेल में भी आप कुछ भी डाल सकते हैं अभी, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे टेबल का नेम एम्प्लॉयज़ है, EMPS, कि वो चेंज हो गया था ना वहाँ पे हमारे जब हमने इसको रजिस्टर किया था, तो इसलिए तो EMPS हो गया। अब यहाँ पे XYZ डाल लेते हैं, एक और इंसर्ट कर लेते हैं हम XYZ 100 और इसको भी चेंज कर लेते हैं। बस इतना काफ़ी है हमारे लिए, दो डेटा को शो कर देंगे विद द हेल्प ऑफ SP और नॉन SP। तो आप देख सकते हैं डेटा आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक स्ट्रक्चर उसको क्रिएट करना है फटाफट, स्टोर प्रोसीजर। तो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, क्रिएट प्रोसीजर SP गेट AMP, ठीक है। यहाँ पे हम पैरामीटराइज स्ट्रक्चर दिखा रहा था, मैं आपको पैरामीटराइज स्ट्रक्चर यूज़ कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, प्रोसीजर, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रोसीजर को हम कैसे कॉल करते हैं जो पैरामीटराइज होता है, ठीक है। ये हो गया एज बिगिन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे स्टार फ्रॉम EMPS, ठीक है। इसको हम कर देते हैं एंड, दो लगाना था, एक लगा रखा था हमने वहाँ पे, ठीक है। कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो हमारा जो था ये हो गया। अब इसको जो हमने स्टोर पर भेजा था उसको क्रिएट कर लिया है। अब हमें एक रिपोजिटरी ऐड करना है। रिपोजिटरी बेसिकली हम अपने डेटाबेस से जो कोड लिखते हैं उसको अपने मेन स्ट्रक्चर जो कोड होता है उससे अलग रखते हैं। हम बेसिकली SP के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं SP रेपो, ठीक। SP रेपो ऐड हो जाएगा। SP रेपो को ऐड करने के बाद हमें इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, इसकी सर्विस। सर्विस कहाँ पे ऐड करते हैं हम, program.cs फाइल के अंदर, ओके। तो ये हमारा रेपो आ गया। रेपो में तो हम कोड लिखेंगे, उससे पहले इसकी सर्विस को ऐड कर लेते हैं, नहीं तो फिर कहीं भूल जाए तो कचड़ा हो जाएगा आगे। तो इसके लिए बिल्डर सही स्टार्ट होगा हमारा, builder.services
डॉट ऐड ट्रांजिएंट करके कुछ ऑप्शन आ रहा है। अब उसको आप 3-4 ऑप्शन होते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसके डिफ्रेंशिएट समझने हैं, डिफ्रेंशिएट करना नहीं आ रहा तो आप मुझे बता दें, मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के इस पर डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम DB कंटेक्स्ट को कॉल करते हैं। यहाँ पे DB कंटेक्स्ट कॉल नहीं करना हमें, यहाँ पे जो है हमारा रेपो जो सर्विस है उसको ऐड करना है, SP का SP रेपो आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारा ये जो सर्विस है ये भी ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें डेटा बेस से डेटा लाना है, तो इसको फटाफट हम इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इसका एक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा। पैरामीटर क्या होता है, बेसिकली होल्ड करेगा प्राइवेट जो होता है प्राइवेट पैरामीटर कह रहा हूँ, वेरिएबल। किस टाइप का वेरिएबल होगा हमारा, कोड फर्स्ट कंटेक्स्ट टाइप का होगा और एक कंटेक्स्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हमें इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, पब्लिक SP रेपो आ रहा है, SP रेपो। इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा कोड फर्स्ट कंटेक्स्ट, ऑप्शन नहीं आ रहा, आ गया कंटेक्स्ट। इसको हमें ऐड कर देंगे इसके अंदर, ये हो गया हमारा ख़त्म। ठीक, इसके बाद हमें डेटा लाना है। डेटा हम कैसे लाएंगे, इसके लिए हम अपने रेपो वाले फोल्डर में एक मेथड को क्रिएट करेंगे। मेथड के थ्रू हम अपने इसमें डेटा लाएंगे। ठीक है, अब हमने कंस्ट्रक्टर तो क्रिएट कर लिया है। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद हमें डेटा भी लाना पड़ता है, तो डेटा कैसे आएगा, इस पे से डेटा लाना है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक जो डेटा आता है वो लिस्ट में हम लेंगे। ठीक है, enumerable ले लेते हैं, enumerable। और किस टाइप का होगा ये हमारा, गेट ये बता SP, हाँ SP गेट एम्प्लॉय, यह आ गया। ठीक है, इसके बाद हम गेट AMPS कर लेते हैं, गेट डेटा कर लेते हैं। सॉरी, ये तो हमारा नेम सेम हो जाएगा तो कन्फ्यूजन होगी बार बार। ठीक है, और यहाँ पे हम एक पैरामीटर भेज रहे हैं अपने स्टोर प्रोसीजर में, तो उसको हम ले लेते हैं। इसका कोई यूज़ नहीं है, बेसिकली सिर्फ आपको शो करने के लिए दिखाया जा रहा है कैसे आप पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे वेर डेटा हमारा जो डेटा है कहाँ से आएगा, कंटेक्स्ट के बाद आएगा डॉट, इसमें क्या था हमारे पास, उसका नेम क्या था, इसके अंदर इसका जो नेम है वो SP गेट AMPS है। तो यहाँ पे SP गेट AMPS आ गया। इसके बाद इसको हमें बताना पड़ेगा कहाँ से डेटा लाना है, किस फॉर्मेट में हम भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, कैसे डेटा आएगा। तो फ्रॉम SQL इंटरपोलेटेड भेजते हैं, बेसिकली सिक्योरिटी के लिए होते हैं, तो आप फ्रॉम SQL भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा इशू रहता है फ्यूचर में, तो यहाँ पे हम डॉलर लगाते हैं। भेजने का तरीका सेम है, आप इसको फॉलो करें, डॉलर डबल कोट। और जो हम एग्जीक्यूट करते हैं ना, EXEC करके डेटाबेस में, सेम एज इट इज़ आपको वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पे जो है आपका जो स्टोर प्रोसीजर है उसका नेम लिखना है, एंड देन उसका एक पैरामीटर लिखना है। ठीक है, तो यह आपका जो नेम था उसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद हमें पैरामीटर का नेम लिखना है। पैरामीटर जो था वो नेम से आ रहा है, उसके हमें वैल्यूज़ भेजनी है। वैल्यूज़ हम कैसे भेजेंगे, वैल्यूज़ आप इस तरह भेज सकते हैं, जितने आपके पैरामीटर्स होंगे उसको कॉमा डाल के आप बार बार इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो डेटा आ रहा है वो किस में आ रहा है, टू लिस्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे टू लिस्ट। तो आपका डेटा आ गया। डेटा आने के बाद इसको आपको रिटर्न करना है अपने अगले फंक्शन पे। तो अगले फंक्शन पे रिटर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न, सिंपल डेटा रिटर्न नहीं करना, इसको हमें मैप भी करना है। तो मैप करने के लिए हम enumerable में ही कन्वर्ट करेंगे। enumerable के अंदर जो हमारा वो होगा सेक्शन, वो किस टाइप का होगा, इस टाइप का। ठीक है,
तो आपने यहाँ से डेटा मंगा लिया। इसके बाद अब हम चलते हैं, हमारा जो पीछे के सारे काम थे वो ख़त्म हो गए। आपको उसको व्यू पर रिप्रेजेंट करना है। व्यू पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें होम कंट्रोलर पर जाना है। वेयर इज़ योर होम कंट्रोलर? द कंट्रोलर फोल्डर, ओपन इट। ठीक है, एक तो हम इंडेक्स में ही चलेंगे और एक हम चलेंगे अपना अलग से एक व्यू क्रिएट करेंगे। तो इंडेक्स को जो है वो पहले से क्रिएटेड होता है, तो इंडेक्स को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। हम अपने एज पर आवर डेटा के थ्रू इंडेक्स को क्रिएट करेंगे। इंडेक्स HTML पेज को, C# HTML पेज, आई मीन टू से व्यू पेज होता है बेसिकली ये, जिसपे आपका डेटा रिप्रेजेंट होगा। तो हमारा जो कंट्रोलर है वो ओपन हुआ या नहीं? कंट्रोलर ओपन नहीं हुआ, इसको हमें दोबारा करना पड़ेगा। कंट्रोलर, वेयर इज द कंट्रोलर? या होम कंट्रोलर पे आ गया हम। अब यहाँ पे हमें जो है इंजेक्ट करना पड़ेगा अपने डेटाबेस को। तो डेटाबेस को इंजेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक प्राइवेट वो बनाएंगे, जैसे हमने पिछले रेपो वाले इसमें बनाया था, सेम रीड ओनली। यहाँ पे कोड फर्स्ट था ना, कोड फर्स्ट कंटेक्स्ट, और यहाँ पे कंटेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। वहाँ पे हमने अंडरस्कोर डाला था, यहाँ पे हम ऐसा लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो इसी के अंदर हम ऐड कर देते हैं कोड फर्स्ट कंटेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे नेम जो हमने सेम यूज़ करा, तो हमारे जो कंपाइलर उसको पता कैसे चलेगा कि किसमें हम किसकी वैल्यू डाल रहे हैं? तो उसके लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं दिस के अंदर। दिस का मतलब होता है कि इस क्लास के अंदर जो हमारा पैरामीटर है उसको दिस से डिनोट करता है, जो बाहर कहीं से आ रहा है उसको सिंपल लिखता है। दिस का मतलब हमारा लोकल पैरामीटर, लोकल वेरिएबल, और जो बिना दिस के हमारा ग्लोबल कहीं और से आने वाला वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरह आपका ये सेक्शन हो गया। अब पहला जो इंडेक्स मेथड के अंदर जो है मैं आपको डेटा जो है विदाउट स्टोर प्रोसीजर गेट करके दिखाऊंगा, एंड सेकंड मेथड जो होगा उसमें आप स्टोर प्रोसीजर जो हमने पीछे डेटा गेट करा उसको गेट करके व्यू पे भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं? सिंपल डेटा निकाल रहे हैं हम। डेटा हम यहाँ पे लिंक से निकालेंगे। ठीक है, डेटा इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट के अंदर एक क्लास होगा जो कि EMPS के नाम से है, EMPS.EMPS। इसके बाद इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, डॉट टू लिस्ट। जो आपका डेटा आएगा ऑलरेडी लिस्ट में कन्वर्ट आएगा। लिंक का यूज़ करने का फ़ायदा यही है कि आपको उसको उसमें चेंज नहीं करना पड़ता, लिस्ट में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। अब इसको हम व्यू पे भेज देंगे। व्यू जो ऐड करेंगे, व्यू पे हमें डेटा भेजना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हम डेटा भेजेंगे जो हमने गेट करा है विद द हेल्प ऑफ लिंक क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी था, इसको तो हम हटा देते हैं। फिर ये आपका इंडेक्स हो गया, इसका व्यू ऐड करेंगे उससे पहले हम एक मेथड और ऐड कर लेते हैं पेज स्टोर प्रोसीजर के लिए, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। इसको हम SP से डिनोट करते हैं। अरे बड़ा नहीं हो रहा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम हमारा जो रेपो का नेम था उसको कॉल करेंगे ASP रेपो। उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे OBJ इक्वल्स टू न्यू SP रेपो। अब वहाँ पर जो था और हमारा रेपो है जो है बेसिकली पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर बना हुआ। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा क्या? कंटेक्स्ट भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो पैरामीटर वहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं, कंटेक्स्ट क्लास यूज़ कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेटाबेस का कनेक्शन भेज दिया यहाँ से। इसके बाद हमारा जो वैर है उसके अंदर हम रिजल्ट ले लेंगे, रिजल्ट। अब इस OBJ से हमने जो वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट गेट करा था, गेट मेथड बनाया था ना, OBJ डॉट गेट डेटा करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक पैरामीटर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, बेसिकली इसका कुछ यूज़ तो है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब इसके बाद हम इसको रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या करेंगे? व्यू के ऊपर। व्यू के ऊपर हमें डेटा रिप्रेजेंट करना है ना, जो हमने स्टोर प्रोसीजर से गेट करा है, तो एज इट इज इसको हम रिटर्न कर देते हैं, जिसमें रिजल्ट आएगा और ये ख़त्म। ये क्यों आ रहा है भाई? ठीक है, आपका रिटर्न हो गया। अब हम इंडेक्स का एक व्यू ऐड कर लेते हैं फटाफट। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, राइट क्लिक, सॉरी इसको ओके कर लेते हैं, इसको हटाते हैं, राइट क्लिक,
ऐड व्यू, इंडेक्स वाला व्यू क्रिएट हो गया। इसी तरह हम अपना एसपी वाला व्यू भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि एक ही बार में रन करने पे आपको मैं दोनों दिखा दूँ डेटा। ठीक है, अभी तक आपको आई होप सबको समझ में आ गया होगा कोड कैसे आपने करा है, कैसे आपने स्टोर प्रोसीजर को यूज़ किया है, कैसे आपने स्टोर प्रोसीजर को एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू क्रिएट किया है एज इट इज़। ठीक है, जो अगर आपको कुछ भी इशू है रिलेटेड टू दिस वीडियो जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन बता दूंगा। इसमें हमें ये वाला स्टोर प्रोसीजर वाला मॉडल सेलेक्ट करना है, देन यू कैन एड इट। इशूज़ में दोबारा आ रहा है, शायद हमने इसको इग्नोर करा हुआ है, उसकी वजह से इशू आ रहा है। ठीक है, इसको हम चलते हैं एक बार इग्नोर से हटा देते हैं अपने कंटेक्स्ट क्लास से। इसको सेव करते हैं, देन अपने कंट्रोलर पर वापस आते हैं। यू कैन यूज़ इट अगेन, ऐड व्यू, रेजर व्यू, ऐड, select your template as a list because you can get the data from your database. Here is the model and select it. हाँ, तो इग्नोर जो कर रखा था उसकी वजह से हमें इशू आ रहा था। तो यहाँ पे आपका जो व्यू है ये भी क्रिएट हो गया है। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं वन बाय वन एंड चेक करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो शो हो रहा है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ व्यू, सॉरी विद द हेल्प ऑफ सिंपल लिंक यू कमांड एंड एसपी। पहले जो हमारा पेज खुलेगा वो तो इंडेक्स पेज खुलेगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसमें हमें दिख जाएगा कि हमारा जो लिंक यू कमांड है वो डेटा गेट करता है कि नहीं, जो हमने अभी तक एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करके कनेक्शन स्टैब्लिश किया है। ठीक है, उसके बाद हम एसपी के पेज को कॉल करके देखेंगे कि एसपी के पेज पे भी डेटा आता है कि नहीं, जो हमने एसपी से डेटा गेट करा है थ्रू एंटिटी फ्रेमवर्क। ओके, अगर सब कुछ ठीक रहता चल जाता तो हमारा यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा। और अगर कुछ भी इशू होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर दें, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बोला था, मैं आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। सो जाओ और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जो भी नए न्यू वीडियोस आते हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। हाँ, तो इंडेक्स वाला पेज जो है आपका ओपन हो गया है। यहाँ पे डेटा भी आपको जैसे दिख रहा है शो हो गया है, जैसा कि हमने वहाँ पे लिंक के थ्रू डेटाबेस से डेटा लाए थे सिंपल, उसके थ्रू यहाँ पे डेटा आपको शो हो गया है। इंडेक्स वाला पेज है। अब हम यहाँ पे एक एसपी जो हमने कॉल किया था, एसपी वाले पेज को भी कॉल कर लेते, तो एसपी वाला पेज है वो बेसिकली होम के कंट्रोलर पे है। तो यहाँ पे हम होम लिखते हैं पहले, होम एंड देन एसपी और एंटर करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों पे डेटा सेम था, बिकॉज जो टेबल था वो सेम था, डेटा हम अलग अलग तरीके से ला रहे थे लिंक से और एसपी से, तो दोनों का जो डेटा है वो सेम तरीके से आ रहा है। आई होप आपको अब तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसमें अपडेट कराया गया था हमारा, तो चलते हैं हम कैसे टेबल को अपडेट करें और कैसे न्यू टेबल को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम अपडेट करेंगे वैसे ही आप न्यू टेबल्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि आप न्यू मॉडल्स को ऐड कर देना, न्यू क्लासेस, जैसे हमने एम्प्लॉयज़ का बनाया था, स्टूडेंट बना लो, ऑफिस का बना लो, किसी का भी बना लो, आप मॉडल बना लो। एंड देन जैसे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ आप वैसे ही कर लेना। मैं एक न्यू कॉलम ऐड करके दिखा देता हूँ सेम एज इट इज़। वही प्रोसेस आप करोगे तो आपका न्यू टेबल क्रिएट हो जाएगा, न्यू कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। किसी कॉलम को डिलीट करना है तो आप मॉडल में से उस कॉलम को हटा दो, देन ये वाला प्रोसेस फिलअप कर दो, तो आपका जो टेबल है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम किसको अपडेट करेंगे, अपने AMPS वाले मॉडल को, इसको। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं हम। तो हमारे मॉडल खुल गया, इसमें हम एक न्यू कॉलम ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर लिखे गए हैं सेम एज इट इज हम वैसे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं पब्लिक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है हमारा एम्प्टी हो सकता है, और हम क्या ऐड करेंगे, एड्रेस वाला एक कॉलम, और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो गेट सेट। तो ये हो गया। अगर हम इसके ऊपर ये कॉलम डिफाइन ना करें तो बेसिकली एन वेर कैर जाएगा और हमारा जो उसका साइज होगा वो मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसे करने की जरूरत नहीं, मेरे को सिर्फ आपको एक कॉलम ऐड करके दिखाना है, दैट्स इट। अब हम चलते हैं अपने पैकेज मैनेजर कंसोल में, जिसके थ्रू हम अपने टेबल को अपडेट करेंगे डेटाबेस में।
तो यहाँ पे अब हमें कमांड लिखना है। तो कमांड हमारा सबसे पहले क्या था कि हम क्या करते थे, ऐड करते थे माइग्रेशन को, माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नेम देते थे। तो यहाँ पे हम कॉलम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कॉलम ऐड हो रहा है, कॉलम एड्रेस, ठीक है, और एंटर करते हैं। हाँ, तो आपका माइग्रेशन का फोल्डर, माइग्रेशन क्रिएट हो गया है। तो माइग्रेशन क्रिएट करने के बाद हमें डेटाबेस को अपडेट करना होता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट डेटाबेस, अपडेट डेटाबेस। तो यहाँ पे जो मैंने वीडियो के कुछ वीडियो इसमें अपडेट वाला सेक्शन स्टार्ट करने से पहले उसमें हमने जो स्टोर प्रोसीजर वाला जो हमारा डीबी का था ना मॉडल क्लास, उसको हमने क्या करा था, जो हमने इग्नोर कर रखा था कंटेक्स्ट फाइल में, उसको हमने हटा दिया था ताकि हम उसको यूज़ कर सकें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो जब हम अपडेट करेंगे तो हमारे जो भी हमारे स्टोर प्रोसीजर के मॉडल क्लास होंगे तो उसको हम दोबारा से इग्नोर कर देंगे, नहीं तो वो हमारा क्लास क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो मैंने इसमें वीडियो के अंदर उसको इग्नोर कर दिया था बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो आप कर लेना। तो यहाँ पे हम अपडेट चला देते हैं, अपडेट डेटाबेस। हाँ, तो जो आपका टेबल है वो अपडेट हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एड्रेस का कॉलम इसके अंदर आया है या नहीं, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे दोबारा से। यहाँ पे सेलेक्ट पूरा लिखना पड़ेगा, हमने 3 कॉलम सेलेक्ट करे थे, 3 कॉलम में शो हो रहा था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPS, ओके, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा एड्रेस का जो कॉलम था हमने वहाँ पे जो डाला था वो हमारे टेबल के अंदर आ गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप अपने टेबल को अपडेट कर सकते हैं। सेम एज इट इज़, अगर आपको न्यू टेबल्स ऐड करने हैं तो आप न्यू मॉडल्स बना देंगे उसके अंदर, दैन माइग्रेशन क्रिएट करेंगे, ऐड करेंगे, इम्यूनिटी से माइग्रेशन ऐड करेंगे और टेबल डेटाबेस को अपडेट कर देंगे। तो आपका जो न्यू क्लासेस होगा वो वो सारे का सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें CRUD ऑपरेशन से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दिखा दूंगा कि CRUD ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसमें एडवांस वीडियो देखना चाहते हैं, सपोज कि जो रिलेशंस होते हैं टेबल के बीच में, 1 to many, many to one, many to many वाला, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। जब कमेंट आएगा तभी इस पर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इसका। अगर मुझे समझ आ सकता है आपको, अगर क्रिएट कर सकते हैं सिंपल सा। रिलेशन वाला टेबल बनाने के लिए आपको बस लिंक करना होता है बस। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करें, देन मैं आपको वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में समझ आ गया होगा सब कुछ। अगर कुछ भी इशू है तो कमेंट करें, मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन और सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। एंड आप अगर इस चैनल पे न्यू है तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए और आप नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है। प्लीज़ गो एंड like and share my videos. Thanks for watching.